हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 का महत्वपूर्ण वायरल पेपर करने वाले हैं। यही वायरल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका पेपर कोड होता है 932 पेपर कोड है और ये पेपर सेट है 825 ट्रिपल सी। ठीक है, ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस प्रश्न पत्र को रट लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यही देखने को मिलने वाला है। आपका पेपर कब है? 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 12 है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी 87088089। ठीक है, इस नंबर पर आप जाकर पीडीएफ ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा पेपर। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर डाल लेना, फिर आप अपना नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और क्या होता है, आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का। सामान्य निर्देश क्या होते हैं? प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर ओमार उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा पार्टनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले खंड आ की तरफ, जो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। देख लीजिए, आपका 20 अंक का है और पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक फलीदार फसल है? तो कौन सी आपकी एक फलीदार फसल है आपको बताना है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो इनमें आपको एक फलीदार फसल कौन सी है ये आपको बतानी है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और ये प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। बताइए। तो जो फलीदार फसल होती है तो वो होती है आपकी कौन सी? दाल। ठीक है, क्या होती हैं आपकी? दालें। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही आंसर है। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसी के बाद 2 नंबर एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। ठीक है, ये भी 1 नंबर का आपका पूछा जाएगा। अपना 1 नंबर इसे भी आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है आपका एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो आप याद रखेंगे किससे है? कोयला। किससे है आपका? कोयला से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? परंपरागत स्रोत मतलब जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है? तो वो है कोयला। आपका एक दिन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये नंबर 1 नंबर क्लियर हो गया आपका। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो कौन सा जो है वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो याद रखेंगे जो है उर्वरक, यानी कि जो जैविक खादें वगैरह हैं उनका निर्यातक भारत नहीं करता है। कॉफी भी करता है, तंबाकू भी और चाय भी, केवल उर्वरक का नहीं करता है। इसके बाद 5वां, सामवर्ती सूची का विषय नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, विदेशी मामले। तो सामवर्ती सूची का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं आपके। ऑप्शन नंबर डी विदेशी मामले। ठीक है, इसके बाद 6वां प्रश्न, भारत में व्यवस्था है बहुदलीय, एक दलीय, गठबंधन, 2 दलीय। तो बताओ भारत में व्यवस्था कैसी है? तो आप सभी जानते हो जो भारत में व्यवस्था है वो आपकी है बहुदलीय, यानी कि बहुत से दल हैं हमारे भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 7वां, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, तो हमारे भारत में जो है हिंदी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8वां प्रश्न, बोला गया निम्न में कौन सा विकसित देश है? ब्राज़ील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो कौन सा आपका जो है विकसित देश है? ठीक है, तो ब्राज़ील भी नहीं है आपका, भारत तो बिल्कुल भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, फ्रांस आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा है आपका विकसित देश? फ्रांस। ठीक है, आपने 8 प्रश्नों को अच्छे से कर लिया, सभी 1-1 अंक के थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ।
ठीक है, नमा प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी ठोस तैयारी कराई जाती है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ से ऊपर अंक लाने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नमा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ पर हैं? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, मध्य प्रदेश में। तो आप सभी जानते हो सबसे अधिक जो साक्षरता पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद जो आपका प्रश्न है 10। ठीक है, यहाँ पे गलती से सी बन गया है। ये प्रश्न है आपका 10। क्या एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? ये भी आपका 1 नंबर का है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो क्या है? तो वो आता है आपके किसके अंतर्गत आता है? बताओ, आपके 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से प्रतिपादन कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका प्राकृतिक क्षेत्रक को, यानी कि किसको? प्राथमिक क्षेत्रक को। जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। 11वां विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हो वो है आपका जिनेवा। कहाँ? जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12वां, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई? फटाफट आप आंसर बताना। 1991, 1989, 1995, 1960। ठीक है, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई? तो याद रखेंगे 1991। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कब? 1991। इसके बाद 13वां बोला गया सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया? 2005, 2010, 1999 और 2001। सूचना अधिकार अधिनियम, बताइए आप इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 1999। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब? 1950, 1953, 1960, 1998। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था, याद रखना आप लोग। 15वां, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, यानी कि जिसको हम नया नहीं बना सकते? ठीक है ना, क्या है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, वन। तो कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 16वां, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5%, 98%। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो आप सभी जानते हो कितना है? 97.5%। ठीक है, तो 16 तक आपने आसानी से कर लिए। अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफ़ी, जौ, रबड़। तो कौन सी एक रेशेदार फसल है? ठीक है, तो आप सभी जानते हो मैंने बहुत बार प्रश्न ये कराया है जौ। ठीक है, मैंने 50 बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान के कराए हैं। अगर वो आपने वीडियो ना देखे जाकर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 50, इससे बार आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 18वां, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972, 1974, 1976, 1980। तो वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आप सभी जानते हो कब किया गया था। ठीक है, बताइए 18वें का सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा? कब लागू किया गया था? ठीक है, तो कब लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद 19, इनमें से किस राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? इनमें से, ठीक है, इनमें, ठीक है, इनमें से
किस राज्य संघ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी कहाँ? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पाई जाती है आपकी? बताओ, सही आंसर बताओ इसका, कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी जानते हो कहाँ पाई जाती है आपकी? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है आपकी? महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? किसकी भूमिका थी? जोसेफे गैरिबाल्डी, ऑटो बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो वो थी आपकी ऑटो बिस्मार्क की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, इसके बाद हम लोग खंड भाग करने वाले हैं। ये आपके कितने हैं? 50 अंक के हैं। ठीक है, 4 अंक के। सबसे पहले हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में। सबसे पहले प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। तैयार कर लेना। ठीक है, ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न किसी कोई करना था आपको, आप तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं, ये वायरल पेपर आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। यानी राष्ट्रीय आय जो है आपकी वृद्धि कैसे की जाती है, उसके आपको 3 उपाय बताने हैं। अथवा शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये कर सकते हो कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में समवर्ती सूची के 4 महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख कीजिए। आप तैयार कर लेना। ठीक है, मैं अपने भाषा में लिखाऊंगा तब आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। चौथा, सड़क परिवहन के सापेक्ष लाभों की विवेचना कीजिए। ठीक है, सड़क परिवहन के जो सापेक्ष लाभ हैं उनके आपको विवेचना करनी है। अथवा 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 4 कारण लिखिए। जो 1929 में आर्थिक महामंदी हुई थी उसको आपको कितने? 4 कारण लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न 2। उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। चलिए, ये आपका 24 अंक का होगा। सबसे 5वां प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। अथवा ये कर सकते हो, चावल के उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दिशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये वाला आप तैयार कर लो, सभी प्रश्न आपके लिए अच्छे हैं। इसके बाद प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो आपने प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा है, द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की आपको विवेचना करनी है। 6 अंक का आएगा। ठीक है, इसके बाद संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की आपको विवेचना करनी है, तैयार करना आप लोग। 7वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो, महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं वो सभी तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। अथवा भूक्षरण से आप क्या समझते हो? इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, इसके बाद मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तैयार करना आप लोग। अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई? कौन सी परिस्थितियाँ आपको सहायक हुई? ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मानचित्र संबंधी आपके प्रश्न होते हैं, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र स्थल कहाँ था? तो आप याद रखेंगे कहाँ था? अहमदाबाद। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर में दिख रहा हूँ कहाँ होता? अहमदाबाद। 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो आप जानते हो कहाँ हुआ था? पोरबंदर और गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर और कहाँ? गुजरात। ठीक है, इसके बाद 22 स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ था आपका? लाहौर। कहाँ हुआ था? लाहौर। इसके बाद 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, कहाँ की? दांडी। कहाँ की थी दोस्तों? दांडी, तैयार कर लेना। इसके बाद 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कौन सा स्थान था आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा स्थान था? तो आप सभी जानते हो वो स्थान था आपका दांडी। कौन था आपका? दांडी। इसके बाद
दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। चाय उत्पादक क्षेत्र स्टार चिन्ह के द्वारा आपको बताना है। चाय का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है आपका? असम। ठीक है, आपको किससे दर्शाना है? स्टार चिन्ह से दर्शाना है। इसके बाद राणा प्रताप सागर को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। ठीक है, लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। कहाँ? आपको मानचित्र में। इसके बाद झारखंड एक कोयला का क्षेत्र गोदावरी नदी इस चिन्ह से दर्शाना है। और नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह से आपको नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, तो यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस नंबर पे। ठीक है, आप पीडीएफ जरूर ले लेना इसकी और सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा और जो भी आपने सपना देखा है उसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।